स्वागत है आप सभी का नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू कुमार और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 9 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट। और ये क्वेश्चंस काफी लेटेस्ट है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये 9 मार्च को ही पूछा गया है। तो ये अपडेटेड कंटेंट है और इस तरह के कंटेंट के लिए आप करने के लिए आप हमारे नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चंस काफी आसान है, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर। तो लेकिन अगर आपको मैथ्स में बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा कम मार्क्स आते हैं मेरे भाई, तो आपको ये क्वेश्चंस आपको लगा के जाने चाहिए किसी भी एग्जाम में, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है लता और स्मिता की वर्तमान आयु का अंतर 84 वर्ष है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 92 वर्ष था। यदि लता स्मिता से बड़ी है तो स्मिता की वर्तमान आयु बताइए। अब बात किसी है, कौन बड़ी है? बोल रहा है लता स्मिता से बड़ी है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि लता को मान लेते हैं हम लोग एल, लता को मान लें एल और स्मिता एस। तो इसका अंतर आपको दिया है कितना? 84 वर्ष। ठीक है, अब बोला कि आज से 5 वर्ष पहले, तो एल भी 5 साल पहले और स्मिता भी 5 साल पहले। ठीक है, बोला इनकी आयु का योगफल, अगर इनकी आयु का योगफल बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लता के 5 साल पहले और स्मिता के 5 साल पहले की आयु का योगफल 92 है। तो यहां से आप लता प्लस स्मिता निकाल देंगे मेरे भाई, ये 92 है और ये माइनस 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 10 हो जाएगा, -10 इस साइड आएगा तो +10 हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लता और स्मिता ये दोनों मिलकर 102 हो जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। ये सब बातें आपको लिखनी नहीं होती है। आपसे पूछा है स्मिता की आयु, तो स्मिता कौन सी होगी? छोटी होगी, तो हमको ये वाला वैल्यू निकालना है, एस वाला। तो अगर छोटी वैल्यू निकालनी है तो घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे। 102 में से 84 घटाएंगे, 16 2 18, 18 का आधा 2, 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप अगर करना चाहें, लिखना लिख कर करना चाहते हैं तो L माइनस एस इज इक्वल टू 84 और L प्लस एस इज इक्वल टू 102। जब इसमें से इसको आप घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, यानी कि नीचे का साइन चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये कट जाएगा और -2s इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 16 और 2 -18। तो s 9 बार में, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये लिखेंगे, अगला लाइन ये लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे, क्योंकि अगर बड़ा वाला पूछता तो हम लोग क्या करते, इसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया इसका आप प्रसार में, यानी कि इसको एक्सपेंड कीजिए और x का गुणांक लिखिए, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या होगा मेरे भाई, आपसे पूछा गया है। तो पहले क्या करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि x प्लस 9 क्या है, x प्लस 9 और x माइनस 6 और x प्लस 5। पहले हम इस दोनों को अगर गुणा करें तो पहले x को x से करते हैं x स्क्वायर, प्लस 9 को x करते हैं 9x, और ये फिर ये इससे होता है तो -6x माइनस 9 छका 54। यानी कि एक एक एलिमेंट को इसके दोनों एलिमेंट से गुना करना होता है, यानी कि पहले x से करेंगे फिर -6 से करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और अब क्या करना है इससे, x प्लस 5 से। अब बच ये क्या हो गया, x प्लस 9, ये 9x में 6x चला जाएगा तो 3x माइनस 54। इसको मल्टीप्लाई करना मेरे भाई x प्लस 5 से। लेकिन पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, हम चाहते तो यहाँ भी कम ही करते, लेकिन अब आपको देखना है कि हमको x चाहिए। इस x को इससे सबसे मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ x क्यूब होगा, यहाँ x स्क्वायर होगा और यहाँ -54, तो -54x। ठीक है, इस 5 को इससे करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ +15x होगा। हमें सिर्फ इतने की आवश्यकता है, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। चाहते तो इसको पूरा x को इस सबसे मल्टीप्लाई करते, फिर +5x को पूरे से मल्टीप्लाई करते, जिसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट से पूछा है। तो 54 में से 15 चला जाएगा तो आप क्या बता देंगे, 39x, वो भी किसमें, माइनस में। तो कौन सा ऑप्शन है, तो x का पूछा है कितना क्या कोफिशिएंट होगा, तो 39 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहां से लिखने के बाद आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब बोला गया इसका मान बताइए, यानी कि b का मान बताइए इस इक्वेशन में। तो 3 पर पावर क्या है, 2a माइनस 5 माइनस b, और फिर 3 पर क्या है,
ए प्लस बी, ठीक है। और ये रूट 27 लिखा हुआ है। रूट 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। और अगर ध्यान से देखें रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो इसका गुना 1/2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं 3/2, और यहां से a प्लस बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ये भी होगा 3/2, क्योंकि बेस सेम है। यानी कि मेरे भाई अगर इसको और इसको इक्वल किया जाए तो 3 का 3 बराबर रह जाएगा ए 2a माइनस बी इक्वल टू 3/2 होगा। उसी तरीके से इस दोनों को आपस में इक्वल किया जाए तो बी ये बेस सेम होगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर a पर पावर b हो और a पर पावर c हो तो a बराबर c होता है। तो हमें पहले ये वाला पोर्शन को इक्वल कर लिया, फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को इक्वल कर लिया। हमसे पूछा गया है b, तो हमको a को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ 2a है तो इस पूरे इक्वेशन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके कारण क्या होगा ये 2a हो जाएगा, ठीक है। और हमको साइन चेंज करना होगा तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -2a और ये -2b और ये b तो -3b, और ये 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा। तो 3/2 में से हमको घटाना कितना है 3, तो -3b इक्वल टू क्या होगा, -6 में से 3 चला जाएगा तो -3/2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो b का वैल्यू आप बताएंगे क्या होगा 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चले अगले क्वेश्चन पे, आसान क्वेश्चन था। अब बोला गया एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी का कौन समद्विभाजक क्यू आर को ए पर काटता है। यानी कि एक त्रिभुज है, पहले आपको त्रिभुज बना लेना फट से, क्या है पी क्यू आर, पी का कौन समद्विभाजक क्यू आर को ए पर काटता है। यानी कि यहाँ से एक लाइन खींचा गया है और वो एंगल बाइसेक्टर यानी कि कौन समद्विभाजक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल जो होगा ये जो है आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये कौन समद्विभाजक है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब बोलता है ये ए पर आकर मिलता है क्यू ए को, क्यू आर को। यदि पी क्यू क्यू ए, पी क्यू कितना है 12, पी क्यू 12, क्यू ए 4.2 और ए आर 3.8 है, तो आपको बोला है पी आर का दशमलव के बाद एक पूर्णांक स्थान बताइए। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं मेरे भाई जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। यानी कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है पी क्यू आर और यहां से एक एंगल बाइसेक्टर एक खींच दिया गया है, तो इसका जो रिलेशन होता है यानी कि पी क्यू बट पी आर, इसके साथ जो लाइन लगा होगा ये वाला क्यू ए बट ए आर, ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आपको ये बात याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 बटा पी आर हमसे पूछा है, तो पी आर 12 के साथ क्या है 4.2 और इस साइड क्या है 3.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और 6 दूनी 12 6 7 42, तो पी आर का वैल्यू आप बताएंगे 38 दूनी 78 76, 38 दूनी 76 बटा 7, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 10 बार में जाएगा 10 70, 10 बार में नहीं जाएगा, हाँ एक बार में जाएगा फिर 0 आएगा 70 और बच जाएगा कितना 6, 10 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर होना चाहिए 10.9 आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 से 10.8 आएगा और 8 के बाद समथिंग समथिंग आएगा, जिसके कारण 10.9 भी हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 है, इसका परिमाप किसी समषटभुज के परिमाप के बराबर है, षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, पूरा ही लिखते हैं क्या दिक्कत है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल ये होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल 225 दिया है तो यहां से आप बता देंगे भुजा क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट होगा, तो भुजा जो साइड होगा भुजा आप बता देंगे 225 किसका होता है 15, ठीक है। बहुत बच्चा वाला बात है, ये बात
ओरली किया जा सकता था, इसका लिखने की आवश्यकता नहीं था। बोला इसका परिमाप, तो भुजा अगर वर्ग हो तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप किसके बारे में बोला गया? षटभुज के बराबर है, सम षटभुज के बराबर है, सम षटभुज के बराबर के परिमाप का परिमाप। आपको पता है मेरे भाई वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 भुजा कितना निकला है? 15 वर्ग का। सम षटभुज का भुजा होता है इसमें 6 और एक भुजा अगर निकालना हो तो 6 गुना भुजा होगा, ठीक है। तो 15 चौका 60, तो ये 10 बराबर क्या होगा? भुजा। किसका? ये किसका भुजा निकला? ये निकला हमारा सम षटभुज का भुजा। सम षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये सारी चीजें मेंटली की जा सकती है, लिखने की जरूरत नहीं है। भुज, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई ऑरली किया जा सकता है, लेकिन आपको ये सारी बातें ब्रेन में होनी चाहिए कि 225 15 को होता है, 15 चौका 60, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे साइड आएगा 10, और ये होता है सम षटभुज का क्षेत्रफल, ये होता है √3/4, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि ऐसे 6 त्रिभुज इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे √3/4, भुजा कितना निकला है हमारा? 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 गुना 10, और ये 6 साइड है, तो 100 बार में 25 चौका 100 होता है, ठीक है। 25 गुना 6 150, √3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं चाहता 2-2 करके काटता, लेकिन जब दिख रहा हो 100 4 से कट सकता है, 25 बार में तो डायरेक्ट काट सकते हैं, 150 √3 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये सारी बातें आपके मेंटल एबिलिटी के थ्रू होनी चाहिए, आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑरली या पेन फ्री किया जा सकता था, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो मुझे लिखना आवश्यक है, नहीं तो आप कहेंगे कि कैसे हो गया। अब जैसे देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले आपको ब्रैकेट से शुरू करना है, छोटी ब्रैकेट जहां जहां दिखे वहां से शुरू हो जाना है। जैसे मुझे ये दिख रहा है कि छोटी ब्रैकेट यहाँ पर है 9 दूनी 18, और तो ये 6 आएगा, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर है ऑफ, अब ये स्मॉल देखें, यहाँ से स्मॉल, तो ये वाला पूरा एक साथ सॉल्व करना होगा। ये कितना दिख रहा है? 6 दूनी 12, 12 को अगर 18 से भाग देंगे तो 3/2, डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, प्लस 16 डिवाइड, ये कितना होगा? 8 में से 6 चला जाएगा 2, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 8 भी लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ये और पूरा ये ऐसे। अब देखिए 3 से 3 चला जाएगा, और ये क्या होगा? 6, और इस पूरे को सॉल्व करना होगा क्योंकि ये ब्रैकेट है ऑफ 1/2 प्लस 8, 8 16 17/2, तो 6 गुना 17/2, 2 से चला जाएगा इतने बार में, 7×51 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जितना आप कम लिखेंगे मेरे भाई, आपका आंसर उतना जल्दी आएगा, अदरवाइज आप लिखते जाएंगे और आंसर आने में कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा, गलती हो जाएगी। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा मेंटली करना है। आपसे पूछा गया इसका क्या बताइए, मोड बताइए, तो मोड कैसे निकलेगा इसका? तो आपको इसमें ऑप्शन का सहारा लेना। देखना 44 कितने बार है, तो 1 2, ध्यान से देखेंगे तो 2 बार ही 44 है। 52 1 2 3, तो ये 52 कितने बार में है? 3 बार में। 50 की बात करें तो 1 2 3, 50 भी कितने बार है? 3 बार। 47 कितने बार में है? 1 2, ये क्या हो रहा? हालांकि पूछा गया है मोड, तो मोड आपको पता है मेरे भाई कैसे निकालना होता है। जो चीज मैक्सिमम बार आती है उसी को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। यहाँ पर हमें कोई चीज 3 बार दिख रहा है, 52 को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 52 यहाँ दिख रहा है, 52 1 2 3 4, तो 52 4 बार है, तो 52 ही आपको क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर 52 के बाद हम लोग 50 चेक करते हैं, क्योंकि इस दोनों के आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 50 कितने बार में है? 50 3 बार में है, 3 बार है, ठीक है। तो आपका 52 आंसर होगा। वह कितनी धनराशि है जो 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 720 प्राप्त होगा? 2 वर्ष है और आपको रेट दिया है इतना, तो अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज प्रतिशत कितना होगा, आप बताएंगे R × T, यानी कि समय को अगर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो आता है हमारा ब्याज प्रतिशत। तो 10 गुना 2 20% क्या होगा हमारा ब्याज होगा। इसी 20% का वैल्यू कितना दिया है 720। आपको पता है कि अगर हमसे धनराशि पूछे यानी मूलधन पूछे तो हमें निकालना होगा 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, अगर आप देखें तो ये इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कितना होगा, 5 गुना इसको करेंगे तो 0 5 में 10 और 7 35 से 36। तो 3600 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी पेन फ्री किया जा सकता था। 20 का वैल्यू दिया है तो 100 पुराने के लिए 720 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, आपको बोला गया है कि इसका ये क्या होता है 8/12, जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन क्या होगा इसमें होगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 10 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बट आपको जल्दीबाजी में करने की आवश्यकता है। आपको पता होगा सेक 30 का वैल्यू 60 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 चला जाएगा, 33 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब दिया है इसका ये सॉल्व करना है तो 2 1/2 प्लस 1 सही 3/4, 1 सही 1/4। अगर ध्यान से देखें तो ये 5/2 और ये 7/4 और ये 4 1 4 1 5/4। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये 5/2 और ये कितना होगा 2/4, ये कट जाएगा कितने बार में 1/2 बार में, ये कितना हो जाएगा 20 सेम हो गया, तो पावर ऊपर का भी ऐड हो जाएगा, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें एक एज का एक बहुत अच्छा फिर से क्वेश्चन है। आई थिंक आयुष और निधि की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 60 था। यदि आयुष निधि से बड़ी है तो निधि की वर्तमान आयु कितनी है ज्ञात कीजिए। आयुष है, एक आयुष है और एक निधि है, इसकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है, आयुष और निधि की वर्तमान आयु का अंतर 14 है। मैं एक्स वाई नहीं मान के नाम का जो पहला लेटर है उसी को रख लेता हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, आंसर जल्दी आए। आज से 5 वर्ष पहले, ये भी 5 साल पहले और ये भी 5 साल पहले कि आयु का योग, ये तो सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका योग कितना है ये 60 है। तो यहाँ से a प्लस एन कितना निकलेगा, ये -5 प्लस -10 और इस साइड जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि निधि का आंसर पूछ रहा है, निधि की वर्तमान आयु, इसमें आयुषी निधि से बड़ी है, तो फिर से निधि का पूछ रहा है, तो ये छोटा वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है छोटा वाला वैल्यू अगर निकालना हो तो घटाते हैं और आधा कर देते हैं, 70 में से 14 चला जाएगा, कितना होगा 56, 56 का आधा कितना हो जाएगा 28, तो 28 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रमेश अपने खाते से 24,000 जमा करता है, जिस पर 12% त्रैमासिक के रूप में संयोजित होता है, यानी कि हर 3 महीने पर वो ब्याज उस पर काउंट होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, 6 महीने बाद उसके खाते की कुल राशि गणना कीजिए। यानी कि अगर 12% वार्षिक है, यानी कि 12 महीने का पैसा 12% है, और त्रैमासिक की बात करते हैं यानी कि हर 3 महीने पर, तो 3 महीने पर क्या होगा, 3 महीने पर 4% होगा। कैसे, अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो इसको भी 4 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से 3 महीने का क्या आएगा 3%। ठीक है, तो 3 महीने का 3%, आपको पता है 6 महीने का निकालना है, तो सक्सेसिव में अगर आपको डायरेक्ट ब्याज निकालना हो मेरे भाई, तो सबसे आसान तरीका होता है आप सक्सेसिव लगा दें। 3 का सक्सेसिव आप लगाएंगे तो आप बताएंगे 3 + 3, ये मेंटली किया जा सकता है 3 × 3/100। अगर हम लोग इसको लिखें तो 6.09 लिख सकते हैं, इतना प्रतिशत उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये इसका ब्याज होगा। आपसे पूछा है उसकी कुल राशि, यानी कि आपसे पूछा है मिश्र धन क्या होगा, यानी कि ब्याज भी होना चाहिए और उसके साथ-साथ उसमें आपका अमाउंट भी इंटरेस्ट भी होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता चल गया 6.09 क्या होगा, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो अगर हमको निकालना हो पूरा पैसा कितना होगा, तो पैसा जो होगा वो मेरे भाई आप बताएंगे 100% तो रहा होगा, प्लस उसमें 6.09 ऐड हो जाएगा, इतना प्रतिशत होगा किसका 24,000 का। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो चला जाएगा,
यहाँ से आएगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, जिससे 1 जीरो चला जाएगा। तो आंसर दिख रहा है हमें कि 4 6 का 9 चौका 36, तो 6 आना चाहिए। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी कि अभी हम लोग अगर ध्यान से देखें कि लास्ट 2 डिजिट पे भी काम करें तब भी आंसर निकाल सकते हैं। तो 9 चौका 36 और 9 दूनी 18। तो ये इतना सा करने के बाद लास्ट में 16 आना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूरा कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप 5 से 7 तक एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे 106 09 को 24 से, तब भी आंसर आपका यही आएगा मेरे भाई। तो आपको टाइम सेव करना है एग्जाम में, ताकि अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप समय बचा सकें। बोला गया एक बिक्री के दौरान 40% वस्तुओं को 17% लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को 25% भाग को 22 के लाभ पर बेचा जाता है। तो इसके बाद शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो मान लीजिए सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तो समग्र लाभ प्रतिशत कितना है? आपसे बोला गया 40% वस्तु, ये मैंने लिखा 40% वस्तु। इसको क्या किया, अगर मैं मान लूं 100 वस्तुएं हैं, ठीक है, अगर मैं मान लूं 100 वस्तुएं, तो 100 का 40% नहीं, 40 वस्तुएं उसने क्या की, उसने 40 वस्तु 17% के प्रॉफिट पर बेच दिया। बोला शेष वस्तुओं को 40, 100 वस्तु हम लोगों ने माना था, अगर 40 चला गया तो बचा होगा 60, 60 वस्तुओं का 25%, 25 का 150 होता है, तो 15 वस्तु बचा होगा। इस 15 वस्तु की बात कर रहा है कि इस 25% वस्तुओं को 22% के लाभ पर ये गया, 22% लाभ पर। और इसके बाद शेष वस्तुओं का 10% हानि पर बेचा गया। 40 और 15 55, तो बच कितना हो गया, 45। 45% जो है, 45 वस्तुओं को उसने क्या किया होगा, 10% की हानि पर, यानी -10। यहाँ पर आप वेटेड एवरेज का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा। 17 चौका 68, 680 प्लस 15 30, 15 30 33 माइनस 450। अगर आप चाहते तो इसको और काट सकते थे, इसको 10 के 5 से काट लेते तो और आसान होता, बाकी ये 100 से नीचे आ जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 230। यानी कि 680 में से 450 चला जाएगा, तो 230, 230 और 350, 230 और 330, तो कितना हो जाएगा, 56, 560। और जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो आप बता देंगे 5.6% क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 120 पूर्णांक वाली किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए, जबकि ए को 80 अंक प्राप्त हुए। ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक थे? ए के अंकों का कितना प्रतिशत? यानी कि देखिए, आप तो पूर्णांक क्या है, सेम है। क्या सेम है मेरे भाई? दोनों के टोटल पूर्णांक सेम है। तो आपसे सिर्फ ए और बी का पूछा है कितना प्रतिशत है। ठीक है, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज इस तरीके का है कि आपके अंदर कंफ्यूजन आ सकता है, बट करना कुछ नहीं है। बोला क्या है कि ए के अंकों का कितना प्रतिशत, ए का अंक कहां पर है, ए का अंक है 80, बी का अंक थे, तो बी का अंक कितना है, 50। तो ये इसका आपको परसेंटेज पूछा है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा, तो 500/8, तो क्या हो जाएगा, 8 6 48 बच जाएगा। 1/8 होता है 12.5, तो 5 से गुनेंगे तो 62.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1/8 होता है 12.5%, 12.5% को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 125 गुना 5 तो 625 होगा, पॉइंट एक लग जाएगा, तो 62.5 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पाइप एक की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। बी से 12 घंटे में भर सकता है, बी से 12 घंटे में भर सकता है। और सी से खाली कर सकता है। यानी सी जो है ना, ये दुष्ट है। ये दुष्ट क्यों है, क्योंकि ये टंकी खाली करना चाहता है, और ये खाली, ये दोनों बेचारा भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो 4 घंटे बाद सी को बंद किया जाता है। तो टंकी बनने में कुल समय कितना है? जब भी क्वेश्चन हो तो आपको ध्यान देना है कुल समय कितना है, तो आप गलती नहीं करेंगे। इसका एलसीएम लेना होता है, 15 12 और 10 का एलसीएम आप 60 निकालेंगे, या आप कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जो इससे डिवाइड हो जाए। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एलसीएम लेने में टाइम लगा देते हैं। अगर आप यहाँ 120 240 600 800 1200 ले लें, 800 नहीं, ऐसा कोई नंबर जो इससे कट जाए, तब भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसको अपने हिसाब से आप काम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये 6 होगा, ये 5 होगा और ये 4।
मैंने इससे इसको डिवाइड किया, इससे पता चल गया कि इसकी इफिशियंसी क्या है। ये 6 यूनिट हर घंटे काम कर रहा है, जिसके कारण 10 घंटे में ये 60 यूनिट कर सकता है। इसी तरीके से ये सबकी इफिशियंसी है, ये खाली करने वाला था, हम लोगों ने इसमें माइनस लगा दिया। बोला गया 4 घंटे इन लोगों ने साथ काम किया, तो 6 5 11, 11 में से 11 यूनिट तो भरा जा रहा था, लेकिन 4 यूनिट खाली कर दे रहा था। हर घंटे 7 यूनिट ही भरा जा रहा था, और 4 घंटे भरा गया, तो ऐसे करके 28 यूनिट पानी भर चुका था टंकी में। अब बचा हुआ पानी कितना होगा, तो आप बताएंगे बचेगा कितना। तो ये बचेगा 60 में से 28 चला जाएगा 32। ठीक है, 32 यूनिट पानी अभी भी भरना है, लेकिन अब क्या हुआ, सी का काम खत्म हो गया। 32 बटा क्या हो जाएगा, 6 5 11, तो इतना टाइम लगेगा। यहाँ से क्या होगा, 11 दूनी 22 और 10 बटा 11, 2 सही 10 बटा 11, 4 घंटा यहाँ पहले था, तो 4 2 6 सही 10 बटा 11। टोटल टाइम पूछा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो 6 सही 10 बटा 11, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं हट जाता हूं। क्या बोला कि किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में पूर्णांक में 91% प्राप्त किए और 187 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, लेकिन जब उसने परीक्षा में पूर्णांक से 36 अंक प्राप्त किए तो वह 60.5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे कई तरीके से करते हैं। मैं जो तरीका बताता हूँ आपको, एक गैप, मैंने दोनों तरीके बताए हैं, एक तो एक्स मानकर, एक गैप मेथड। तो गैप मेथड सबसे आसान है, सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। आपको परसेंटेज का गैप देखना है, तो 91 में से 36 चला जाएगा, आप बताएंगे 55%। ठीक है, इस 55% की वैल्यू कितनी होगी। अब कोई आदमी यहाँ पर मान के चलते हैं पास होता है, एक आदमी पास से 187 ज्यादा है और एक आदमी पास से इतना कम है 60.5, तो इसके बीच का गैप कितना होगा। जैसे परसेंटेज के गैप का 55% है, तो इसका गैप क्या होगा, ऐड हो जाएगा। आप नंबर क्या है, माइनस, ये अगर यहाँ पर पासिंग है और ये कितना इधर है, ये कितना इधर है, तो इसका मतलब ये दोनों का गैप जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो 7 का 7, 8 से 14 और 2.5, ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकालेंगे 100% की वैल्यू, क्योंकि शिक्षा के पूर्णांक कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब परीक्षा के जो पूर्णांक होंगे, कुल पूर्णांक, वो भी 100% रहा होगा। तो 55% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप, 55 का दोगुना 200, 110, तो 250 से कम, 250 नहीं 500 से कम होना चाहिए, सारा आंसर 500 से कम है। ऐसे काट लेते हैं, 11 से 11 में 22, 11 5 55, 11 दूनी 22, बच जाएगा कितना 2, तो 11 दूनी 22, 11 5 55, 22.5। अब देखिए 5% की वैल्यू इतनी है, 100 का करना है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा, या 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। ऐसे हम डायरेक्ट 20% भी निकाल सकते थे इसका, 5 वो करने से अच्छा है इसका 20 गुना कर देंगे, तो 100% निकल जाएगा। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, इसको भी 20 गुना करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 14 44 से 45, तो 450 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। तो ये बेस्ट तरीका है, अगर आपको समझ में आता है मेरे भाई, तो आप एग्जाम में एकदम रॉकेट्स की तरह इसको उड़ उड़ के करेंगे। ठीक है, बोला गया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 और लघुत्तम 84 है, तो संख्या एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या, तो काफी बेसिक क्वेश्चन हो गया, तो 4 5 के बच्चे भी कर देते हैं। दूसरी संख्या निकालना हो, दूसरी संख्या या पहली संख्या, कोई भी संख्या निकालना हो, संख्या, ये क्या होता है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इंटू एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट अगर पहली से दूसरी संख्या यहाँ है, तो पहली संख्या यहाँ पर होगा, फर्स्ट नंबर यहाँ होगा, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो ये चीजें यहाँ चली आती है। तो ये क्या होगा, 84 गुना 7 बटा 21, 21 चौक 84, 7 चौका 28, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बोला कि यदि संख्या इतना 4 से विभाजित है तो एक न्यूनतम संभावित मान क्या हो सकता है। यानी कि आपको 6A4 लिखा है, बोला इस A के स्थान पर ऐसा क्या देंगे जो कि ये 4 से विभाजित हो और वो संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। मेरे भाई अगर आपको 4 का विभाज्यता पता हो कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या है, कि किस तरीके से कोई भी नंबर 4 से विभाजित होती है, तो 4 का विभाज्यता का नियम है लास्ट 2 डिजिट। क्या? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक आपको 4 से विभाजित करना है। अगर मैं यहाँ 0 उठाकर रखता हूँ तो 0 4, तो 4 इजीली 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 0 4 इजीली 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट, तो 0 4, तो 4 ही बच गया नंबर, तो 4 को 4 से डिवाइड करना आसान है, तो आपका 0 क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर होगा। अब है कृति ने 35,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 3 महीने बाद वैष्णवी वैष्णवी है, ठीक है, उसकी साझेदारी के रूप में व्यवसाय के साथ जुड़ जाती है और 1 वर्ष बाद 7-6 के अनुपात में लाभ विभाजित किया जाता है, तो पूंजी में वैष्णवी का योगदान कितना था? आपको पता है मेरे भाई कि जो प्रिंसिपल होगा, जो अमाउंट आप कोई पार्टनरशिप पे लगाता है, जैसे पी है उसके साथ जो टी होगा और पी जो होगा इसके साथ जो टी होगा, यही इसके प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट बटा प्रॉफिट। यानी कि ये 1 1 1 चल रहा है, ये 2 2 चल रहा है, तो ये भी 1 और ये 2। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप कितने टाइम के लिए और कितना पैसा देते हैं और आपका दोस्त किस रेशियो में कितना पैसा कितना टाइम के लिए देता है, आपके दोनों का जो रेशियो होगा उस अमाउंट और टाइम के मल्टीप्लाई का, वही आपके प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें लिखना कुछ नहीं है, एक लाइन में आंसर निकालना है। कैसे? 35,000 है, मैं तो जीरो लिखना भी पसंद नहीं करता लेकिन लिख देता हूँ। और ये जो है कृति बिजनेस की शुरुआत में आई है, तो इसका पैसा पूरे साल रहा होगा, ये 12 महीने के लिए रहा होगा। वहीं वैष्णवी जो है उसका पैसा मान के चलते हैं एक्स है और ये 3 महीने बाद आई है, तो इसका मतलब इसका पैसा 9 महीने के लिए रहा है और इसका जो रेशियो होगा प्रॉफिट का यही दिया है 7:6। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और ये 4 बार में और ये 7 35 बार में 5,000। ये क्या हो जाएगा? 8 8 पंचा 40, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, तो 40,000 ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को लिखना नहीं था। किसी आंकड़े का माध्य 19 है, उसकी माध्यिका 51 है, तो आंकड़े का बहुलक, तो काफी आसान क्वेश्चन है। बहुलक यानी कि मोड जो होता है, बहुलक ये होता है 3 गुना माध्यिका, 3 में से माइनस हो जाता है 2 वाला, 2 गुना माध्य, तो 3 क्या है? माध्यिका कितनी है? 51। ये आपको मेंटली करना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। इंटू 2 गुना 19, ये कितना हो जाएगा? 5 3 5 15, 38, ये 5, ये 2, यहाँ कितना बच जाएगा? 4, 4 में से देंगे 1 और ये 1, 115, यानी कि ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, काफी बेसिक सा और आसान सा फॉर्मूला है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा तथा ए ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? फिर से पूछा पूरा काम, तो आपको पहले का टाइम और बाद का टाइम दोनों ऐड करना है। आपको ये बात पढ़ते ही समझ में आनी चाहिए। ए क्या है? 12 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद बी जो है इसको 6 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 12 यूनिट टोटल काम है, तो ये 1 यूनिट डेली करेगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 6 को 2 से करेंगे तो 12 से करेंगे 2 आएगा। यहाँ हमें क्या पता चल गया? इसकी इफिशियंसी पता चल गई। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यानी कि ए और बी दोनों ने किया। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा, यानी कि 3 2 और 1 3, 3 मिलकर 2 दिन तक काम किए हैं, तो 6 यूनिट काम क्या हुआ होगा? कंप्लीट हो गया होगा। तो बचा कितना काम? तो आप बता देंगे। टोटल 12 था, 12 में से 6 चला गया, तो 6 यूनिट बचा हुआ है। अब 6 यूनिट काम करने के लिए आएगा कौन? आएगा सिर्फ अकेला ए आएगा, क्योंकि तो बी तो भाग गया। ए क्या करता है? 1 यूनिट डेली करता है, 6 यूनिट करने में 6 दिन लगेंगे। 6 दिन यहाँ पर हो गया और 2 दिन पहले उन लोगों ने साथ काम किया था, तो 6 और 2 क्या होगा?
आपका 8 दिन करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ध्यान से यहाँ नहीं पढ़ते हैं संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो आप 6 निकालने के बाद लगा देंगे, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वैसी वाली स्थिति आपकी हो जाएगी। तो क्वेश्चन को आपको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 55,440 है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। जैसे आप ध्यान से देखें तो आपको 22/7 बोला है, तो आंसर पहले तो फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, उसमें पाया आता है, तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 5 14, 14 में से 5 चला जाएगा, नहीं होगा 11 का मल्टीपल। 8 6 14, 14 में से 4 चला जाएगा, आ जाएगा 10, 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 5 14, 14 में से 2 चला जाएगा तो आएगा 12, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 5 14, 14 में से 3 चला जाएगा, ये आएगा 11, और 11 का मल्टीपल है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तो क्वेश्चन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आप निकालना चाहेंगे तो पहले बेलनाकार टंकी की धारिता दिया है, धारिता देने का मतलब क्या है, बेलन का टंकी, बेलनाकार टंकी का आयतन दिया है, तो बेलन का आयतन जो है, का आयतन आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आप बताएंगे, ये दिया हुआ है 5540,440। इसका फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये 55,440। अब यहाँ से 22/7 आर निकालेंगे आप, 14 का स्क्वायर इंटू एच, यहाँ से आपको एच निकालना होगा, और फिर आपको टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगाना होगा, जहाँ से आप निकाल लेंगे। तो उसको हम लोग कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 5 55, बच जाएगा कितना, फिर 4 आएगा तो 11 से नहीं कटेगा, फिर 4 और ये 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 से काट लें सीधा, 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, और ये 0। अब 72 दिख रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, तो ये 90 आ गया। यानी कि हाइट जो है मेरे भाई, आप बता देंगे हाइट आपको टंकी का कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर। और बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी 2 पाई आर एच एक बार, 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाता है, जिसके कारण यहाँ कॉमन लेने के बाद ये सारी चीजें बचती है। 2 गुना 22/7, आर का वैल्यू आपको दिया है कितना है, 14, और ये 14 प्लस 90, ठीक है, ये 7 दूनी 14, तो 44 दूनी 88, और ये कितना आएगा 104। तो 8 चौका 32, आपको 88 गुना 104 करना है, 104 गुना 88, कोना में फट से करेंगे आप, 8 चौका 32, 832, 832, 2 5 1 9, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इतने करने की आवश्यकता नहीं थी, कई बार आपको ये क्वेश्चंस अगर आप करने बैठ गए तो आपका 1 से 2 मिनट खा जाएगा, जबकि ऑप्शन से आप इसको विदिन 10 से 20 सेकंड में उड़ा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं उसी दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन है, यानी कि इस ट्रेन इस डायरेक्शन में हम लोग जैसे चल रहे हैं, तो दूसरा ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों ट्रेन की डायरेक्शन क्या है, सेम है। बोला गया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन अन्य ट्रेन को 27 सेकंड में पार करती है। यानी कि एक ट्रेन ऐसे चल रही है तो दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। यानी कि बोल रहा है कि एक दूसरे को जो पार करती है, कोई भी ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करती है, तो आपको बताया गया होगा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की लंबाई को पार करती है, यानी कि दोनों की टोटल लंबाई पार करना होता है। ठीक है, तो पहले ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, ये दिया गया है 180 मीटर। 180 मीटर। हम लोग एक बात बताना चाहते हैं आपको कि एक फॉर्मूला एक ही होता है, d इक्वल टू एस इंटू टी, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना समय, यानी कि चाल गुना समय। यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई तय करनी होगी, 180 तो ये रह गया, दूसरा ट्रेन की लंबाई मान के चलते हैं x, यही निकालने आपको बोला गया है। अब 36 ये है, 72 ये है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो डिफरेंस क्या होगा, स्पीड घट जाएगा एक दूसरे से, तो 72 में से 36 चला जाएगा तो 36,
क्योंकि ये मीटर में होगा और ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से कर लेंगे, ताकि ये मीटर पर सेकंड में हो जाए और आपको यहाँ पे टाइम 27 दिया है, तो अब दिक्कत नहीं होगा। बस इसको सॉल्व करना है। 18 दूनी 36, तो यहाँ कितना हो जाएगा 270, ठीक है। और ये माइनस 180 इस साइड आएगा, ये एक्स का वैल्यू होगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, और 90 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक ग्राहक 50,000 के अंकित मूल्य वाला लैपटॉप खरीदता है और स्टोर पर लैपटॉप का 10% की छूट देता है। इसके अलावा एक फेस्टिव ऑफर के अंतर्गत पहले से ही प्राप्त छूट पर अतिरिक्त 12% की छूट दी जाती है। यानी कि एक जो है ना, ठीक है, और यदि ग्राहक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है तो उसे अंकित मूल्य पर 5% का अतिरिक्त कैशबैक मिलता है। तो ग्राहक का प्रभावी रूप से भुगतान की गई राशि कितनी है? यानी क्वेश्चन देख के देखिए कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको पता हो, टेक्निक ट्रिक पता हो, तो ये क्वेश्चन विदिन 5 से 10 सेकंड में उड़ाया जा सकता है। जैसे समझे कि 50,000 रुपए है किसी लैपटॉप की, ठीक है, किसकी लैपटॉप की, इस पे 10% की छूट देती है, तो बेचा, यहाँ देखें भुगतान की गई राशि, तो इस पे 10% का छूट यानी कि 90% पे ये गया होगा, ठीक है। 90% यानी 9/100। फिर एक फेस्टिव ऑफर, उसी टाइम एक ऑफर और चल रहा था जिसके कारण ये छूट तो मिला ही मिला, इसके अलावा 12% की और छूट, यानी 12% की छूट मिली होगी, तो वस्तु कितना पे अब इसमें, और इसका 88% ही इसको देना पड़ेगा। और ग्राहक क्या करता है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है, जिसके कारण से अंतिम मूल्य पर, यानी कि जो अंतिम मूल्य था, इस पे 5% का और कैशबैक मिलता है, तो ये 95% का वैल्यू होगा और यही पैसा उसको देना पड़ेगा। तो आप ध्यान से इसको सिर्फ सॉल्व कर ले जाएंगे, तो ये सक्सेसिव का ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन जीरो वगैरह किसको को काट ले, लेकिन 9 को नहीं काट सकेगा, तो आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 7 2 9, ये 9 दिख रहा है, 6 3 9, तो ये 9 का मल्टीपल है। ये 7 5 12 6 18, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 7 4 11 3 14, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 3 3 6 और 11, तो 17, तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, तो एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। अगर इस पे भी आपको डाउट हो सकता है कि आपने गलत किया है या नहीं, तो आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 11 का मल्टीपल अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, 3 6 3 9 और 7 2 9, यहाँ से ये 0 आ रहा है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तो ये भी क्या है, इसका मल्टीपल है। इससे भी आपको संतुष्टि ना हो, तो आप यहाँ से 19 20 नीचे में किसी को नहीं काट पाएगा, तो आप 19 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं। उससे भी संतुष्टि ना मिले, तो आप देख लेंगे कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ देखिए 4 0 है, 1 2 4 खत्म, 1 0 खत्म, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे ये 5, ये 2 बार में, और ये 19 बार में, और ये 44 बार में। अभी भी देखेंगे 0 नीचे का खत्म हो चुका है, लेकिन 5 चौका 20, लास्ट में एक 0 भी आना चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा सॉल्व अगर नहीं करने का मन हो, तभी आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चंस 25 थे, जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसे लगे, या आप इसमें कितने स्कोर आपने किया, इन सब को कमेंट में आपको लिखना है। मिलते हैं हम लोग अगले शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।